हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 18 ऑफ जून 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड AIR न्यूज़। ठीक है, तो पहले जो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट डे आज कौन सा मनाया जाता है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम बाकी की न्यूज़ जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, 18 ऑफ जून को आज एक तो पिकनिक डे है जो अभी नहीं मना सकते। ऑटिस्टिक प्राइड डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑटिस्टिक प्राइड डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन जून 18 2019 टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड फॉर ऑटिस्टिक्स एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय एस्पाइस फॉर फ्रीडम। ये एक ग्रुप है जो जितने भी ऑटिज्म राइट से रिलेटेड कोई भी मुद्दे होते हैं तो उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस को रेज करता है। और यहाँ पे ये देख लेते हैं कंडीशन क्या होती है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, ASD आर अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर। दिस अम्ब्रेला टर्म कवर्स कंडीशन सच एज ऑटिज्म एज एस्पर्जर सिंड्रोम। ठीक है, एस्पर्जर सिंड्रोम इसको बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको जो सोशल इंटरेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी, या फिर आप प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, या फिर आप क्या करोगे रिपीटेटिव कुछ बोलोगे, है ना, तो वो मैच नहीं करेंगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। अराउंड 50% ऑफ पर्सन विद ASD ऑल्सो सफ़र फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को बोलते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है विच यूजुअली अकर्स इन द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ। और कॉजेज़ इसके जेनेटिक भी होते हैं, एनवायरमेंटल भी होते हैं, और काफ़ी सारे इसके कॉजेज़ होते हैं। तो इसके कोई भी अभी एविडेंस नहीं है कि इसका कोई लिंक है बिटवीन मीजल बम्स एंड रूबेला। और प्रिवलेंस यही है कि WHO ने एस्टिमेट किया है कि 1 child in 160 हैज़ एन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दिस इज़ एन एवरेज फिगर एंड रिपोर्टेड प्रिवलेंस वेरियस सब्सटेंसली अक्रॉस स्टडीज़। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। अच्छा, क्या आप इन क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं? राजा परबा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? 1 उड़ीसा, 2 तमिलनाडु, 3 असम, पंजाब। तो राजा प्रभा कहाँ का फेस्टिवल है? एक्सरसाइज मैत्री जो है कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट किया जाता है? इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया वियतनाम, इंडिया थाईलैंड। और हमारी जो 8th शेड्यूल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किस चीज़ से डील करती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप ज़रूर आप एक बार अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप कमेंट करें, मतलब कुछ भी आप लिखें, चाहे सही हो रहा है आंसर या गलत हो रहा है, उसके बाद आप गूगल कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूंगी। सो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ ऑन AIR की जो हेडलाइंस हैं तो उसमें क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक सेंट्रल कंपोनेंट है ये। तो इसके अंतर्गत एक प्रोग्राम सरकार क्या करेगी, बनाएगी जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उसके लिए। ठीक है, उनके लिए लॉन्च कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स टुडे। और ये है 26 स्टेट सबको कवर करेगा। होम मिनिस्ट्री ऑपरेशनलाइज नेशनल हेल्पलाइन फॉर प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू साइबर फ्रॉड। IT मिनिस्टर रविशंकर का कहना है कि गवर्नमेंट किसी भी इस तरीके के फेवर में नहीं है कि किसी डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या करे, बैन करे, लेकिन उनको हमारे जो लॉ हैं वो फॉलो करने होंगे। गवर्नमेंट का ये एम है कि वो 2024 तक 50% जो डेथ होती हैं रोड एक्सीडेंट से उनको रिड्यूस करना। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस फ्री इंडिया विल बी अचीव्ड बाय 2025। ठीक है, तो ये हमारे जो हर्षवर्धन है हेल्थ मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि विजन हमारा क्या है कि इंडिया को टीबी मुक्त भारत बनाना है 2025 तक। ठीक है, तो हाई लेवल मीटिंग थी ये। और क्राउड फंडिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फॉर रेयर डिजीज़, तो यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हुई। और जैसे पोलियो के खिलाफ, मतलब पोलियो के लिए हमने जो अभियान चलाया था उसी तरीके से हम टीबी को भी एलिमिनेट करने के लिए अभियान चलाएंगे। एंड 5 years अहेड, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो 2030 का है, तो उससे पहले ही हम 5 साल पहले ये अचीव करेंगे। ही ऑल्सो इनकरेज इन्हांस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कॉर्पोरेट थ्रू CSR इनिशिएटिव। ठीक है, CSR क्या होता है ये आप बताना? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व ये होता है। एंड RBI रिएटरेट वैक्सीनेशन विल शेप इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ कंट्री। रिकवरी रेट तो बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है 95.9%। एंड नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब सीधा हम न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं। एक चाइना ने बहुत बड़ा जो एक इसको माइलस्टोन बोलेंगे वो अचीव किया है। इन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट को भेजा है इनके न्यू स्पेस स्टेशन में। इसका नाम है तियानगोंग। ठीक है, तियानगोंग। इट्स फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट सिंस 2016 सिंजाओ 12। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रीज तियांगाओ स्पेस
स्टेशन ऑन बोर्ड द सिंजो 12, और ये फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट था 2016 के बाद से। और सिंजो 12 जो होगा स्पेसक्राफ्ट, ये 3 मेल एस्ट्रोनॉट को ऑनबोर्ड करेगा मार्च 2F रॉकेट से। एंड द मेन सेक्शन ऑफ द तेंगाउन सेक्शन आवर्स आफ्टर ब्लास्टिंग ऑफ फ्रॉम द गोबी डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट चाइना ऑन थर्सडे। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा जब जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो रिटायर्ड हो जाएगा नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। आपको भी पता होगा कि काफ़ी टाइम से उसका एक्सटेंशन ही किया गया था। 2015 में उसकी एक्सपायरी की बात की जा रही थी, लेकिन फिर उसको 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, फिर 2020 तक के लिए बढ़ाया गया, और अभी 2024 तक के लिए। तो उसके बाद जो ये तेंगोंग जो होगा, त्यानगोंग, विल बी द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर इन स्पेस, and it's to be much smaller than the ISS and is expected to have a lifespan of at least 10 years। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये अपने जो डोमिनेंस है चाइना, वो बहुत स्ट्रांगली, मतलब इसमें एक्टिवली इन्होंने काफ़ी सालों से ये कोलाबरेट कर रहे थे बाकी सारी कंट्रीज से, स्पेस एजेंसी से, और इन्होंने ये किया है अभी। मार्क्स ऑफ क्लासेस 10 एंड 12, 10 एंड 11 विल काउंट इन क्लास 12। ठीक है, और जो 12th के जो प्री बोर्ड और बाकी जो असेसमेंट हुए थे, यूनिट टेस्ट और ये सब के भी काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे एक जो अनसर्टेनिटी थी कि 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट हैं वो किस तरीके से क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि बच्चे एडमिशन जो प्रोसेस है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जब तक उनके हाथ में उनकी 12th की मार्कशीट नहीं होगी। तो यहाँ पे CBSE ने इन्फॉर्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये थ्योरी कंपोनेंट है विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू 40:30:30 फॉर्मूला बेस्ड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन क्लास 12th 11th एंड 10th। ठीक है, तो ये फार्मूला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और यहाँ पे जो है जो भी बच्चे कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, और अगर जो स्टूडेंट इस मार्किंग से सेटिस्फाइड नहीं होंगे इस फार्मूला से, उनके पास ऑप्शन है टू टेक द एग्जामिनेशन व्हेन द सिचुएशन इज़ कंड्यूसिव। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड में इसके बारे में भी आया हुआ है कि किस तरीके से क्या होगा, ये आप देख सकते हो अगर आप के घर में कोई है 12th का बच्चा, या फिर है ना, उनको बता सकते हो कि वाइल असेसिंग द थ्योरी पोर्शन क्लासेस 10 एंड 11 परफॉर्मेंस विल बी गिवन 30% वेटेज। तो जो 10वीं और 11वीं में जो आपने किया होगा उसकी परफॉर्मेंस 30% वेटेज उसका रहेगा, एंड ईच ऑफ क्लास 12 विल गेट 40%। और जो क्लास 12 के जो मार्क्स होंगे वो एवेल्यूएट किए जाएंगे यूनिट टेस्ट और मिड टर्म प्री बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे। और 11th के जो मार्क्स होंगे वो थ्योरी कंपोनेंट बेस्ड ऑन द थ्योरी कंपोनेंट ऑफ द फाइनल एग्जाम। 10th के जो मार्क्स होंगे बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट। ठीक है, 10वीं में 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से जो 3 में आपने बेस्ट परफॉर्म किया होगा उनके सब्जेक्ट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट होंगे क्लास 12 विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस ऑन अपलोडेड CBSE पोर्टल। तो सारे जो स्कूल है वो क्या करेंगे, एक रिजल्ट कमेटी वो बनाएंगे जिसमें 5 मेंबर होंगे असेसमेंट के लिए, एंड टोटल मार्क्स अवॉर्डेड वुड बी इन कंसोनेंस विद द पास परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है उसको नहीं फुलफिल कर पाएंगे तो उनके लिए एसेंशियल रिपीट या फिर कंपार्टमेंट कैटेगरी का यहाँ पे एक कैटेगरी होगी। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अमेंड्स केबल टीवी नेटवर्क रूल्स। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ फॉर टेलीविज़न टू गेट लीगल रिकग्निशन। अभी क्या हुआ था, 20 जो मतलब फरवरी था 2021, तो उस टाइम पे सरकार ने क्या किया था, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 आया था। तो इसमें OTT प्लेयर्स और डिजिटल न्यू पब्लिशर्स के लिए ये रूल था, है ना, कि उनको जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत क्या होगा, खरा उतरना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने अमेंडमेंट किया है किसमें, जो 1994 का टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स है, केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स। तो इसमें ये बोला गया है कि ये एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म होगा, जो भी ग्रीवेंसेज हैं, कंप्लेंट्स है सिटीजन्स की, टू कंडक्ट कंटेंट ब्रॉडकास्ट बाय टेलीविज़न चैनल्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1995। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। और ये है, इंडिया हिट्स आउट एट UN एक्सपर्ट्स रिमार्क्स ऑन जेल ऑफ एक्टिविस्ट। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि ये लोग ह्यूमन राइट्स वाले सीधा सीधा मतलब बोलने लगते हैं कि आई एम हियरिंग डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स, है ना, नताशा नरवाल एंड देवंगा कलिता हैव नॉट बीन रिलीज आफ्टर दिल्ली पुलिस चैलेंज येस्टरडे। तो यहाँ पे हमने
साफ साफ जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है अरिंदम बागची, तो इनका ये कहना था कि ही डज़ नॉट हैव एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इट, लेकिन आपको क्या करना होगा कि हमारे जो जुडिशल प्रोसेस हैं और हम यूएन स्पेशल रेपोर्टर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो और हम बहुत थोड़ा इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग हमारी लीगल प्रोसीडिंग को लेके रखो, ठीक है। तो ये है ओपनिंग द यूएपीए ब्लैक बॉक्स। तो दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था एंड इज एन एफर्ट टू प्रिवेंट सिविल लिबर्टीज फ्रॉम बीइंग swallowed बाय ब्लैक होल ऑफ स्टेट पावर। तो यही सब बातें मतलब यहाँ पे यूएपीए बताइए आपको कि क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, जो जिसमें क्या था 1967 का ये एक्ट था, इसमें अमेंडमेंट की गई थी। और काफ़ी जो एक पहले क्या होता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन अब इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें थी। और इसमें बहुत सारे लोगों को जो जिसमें सस्पेक्शन भी मतलब हो रहा, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में जो पाए गए थे, तो उनको भी इसके अंतर्गत क्या कर लिया गया था, डिटेंशन में रख लिया गया था, है ना। और फिर इसमें बेल का भी मतलब इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ये जो है हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक लॉ है बिकॉज इट अटैक्स प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। और सुप्रीम कोर्ट क्या आता है, मतलब एक तरीके से हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, उनको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे एक्सप्रेशन ऑफ थॉट को। क्योंकि स्टेट क्या कर रहा है, अगर हम कुछ सोच भी रहे, कुछ विचार की अभिव्यक्ति हम अपने कर रहे हैं, तो उसको क्राइम बना दे रहा है। कुछ हम साधारण सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो सप्रेस्ड किया जा रहा है, उसको अपराधीकरण की श्रेणी में लाया जा रहा है, क्रिमिनलाइज उसको बना दिया जा रहा है। बेल जो है इज बीइंग routinely denied and the state is actively targeting dissenters। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये रीआइट्रेशन है, सम कॉमन सेंस प्रिंसिपल इज़ वेरी वेलकम। और ये क्या प्रोवाइड करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम जो है एक होप है ना, होपफुली इट विल एम्पावर मोर जजेस टू डू देयर ड्यूटी। और यहाँ पे यही है कि एक जो द यूएपीए हैड बिकम द ब्लैक बॉक्स ऑफ इंडिया ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न, है ना। तो यहाँ पे कुछ रीज़न यही बताएं कि जैसे इसमें टेररिज्म जो है, तो डेफिनेशन मतलब टेररिज्म की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वेग डेफिनेशन है जो सेक्शन 15 में दी गई है। एंड हैज़ बीन यूज्ड एज अ लाइसेंस टू क्लासीफाई, मतलब हर तरीके के जो कोई भी इन्फ्रैक्शंस हो रहे हैं तो उनको एक तरीके से लाइसेंस दे देना कि आपने टेररिज्म एक्टिविटी में ही आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है। दिस ऑर्डर विल पुट मोर स्पॉटलाइट ऑन हाउ इंडिविजुअल आर चार्ज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द यूएपीए। फिर दूसरा ये बोल रहे हैं कि इट ऑल्सो हेल्पफुली पॉइंट्स आउट दैट अ सिंपल लॉ, है ना, एन ऑर्डर, तो वो मतलब टेररिस्ट प्रॉब्लम से आप उनको इक्वेट ना करो कि जो कुछ सिंपल लॉ एंड ऑर्डर है, सीधा सीधा ये बोल के कि भैया ये तो क्या कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, है ना, अगर कोई सिंपल प्रोटेस्ट भी कर रहा है और उसमें आपने यूएपीए लगा दिया। और दूसरा ये कि एक जनरल स्टैंडर्ड जो होता है फॉर व्हेन अ केस माइट बी मेड फॉर बीइंग चार्ज अंडर द यूएपीए, इन पर्टिकुलर दिस ऑर्डर इंसिस्ट दैट द एलिगेशन मेड अगेंस्ट द एक्यूज मस्ट बी बैक। तो यहाँ पे कोई भी अगर एलिगेशन लग रहे हैं तो वो फैक्ट के बेसिस पे होने चाहिए, फैक्ट्स पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो और थर्ड, दिस ऑर्डर ओपन्स अप द इम्पॉर्टेंट ऑफ इश्यूज ऑफ बेल। तो यहाँ पे ये भी है कि बेल जो थी यहाँ पे ग्रांट की गई, क्योंकि यही बोला गया कि जो टेररिज्म वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब केवल इन्होंने कुछ फ्रेजेस बोली हैं और उसमें हम इसको सीधा सीधा ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या हुआ, टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रहा। बाइडेन एंड पुतिन, तो फॉर नाउ यूएस एंड रशिया प्रेसिडेंट डिजर्व क्रेडिट फॉर ट्राइंग टू डिटॉक्स अ रिलेशनशिप दैट हैड बिकम सो पॉइजनस। तो काफ़ी ज़्यादा बिटर रिलेशनशिप बन गई थी यूएस और रशिया की। और अभी जब मीटिंग हुई तो काफ़ी दोनों ने मतलब क्या हुआ, क्लियरली ये बोला, मतलब यूएस ने भी क्लियरली बोला कि हम देखो ऐसा नहीं है कि हम मतलब रशिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर हम अमेरिकन पीपल्स के इंटरेस्ट की वजह से रशिया से अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। और रशिया का भी कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं दोनों के। द टू साइड्स आर रेडी टू एक्सप्लोर कॉमन ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। एंड काफ़ी सारे जो एक एंगेजमेंट रेंजेस ऑफ इश्यूज लाइक आर्म कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी, ओके, तो इन सब चीज़ों पे बात हुई। और जो दोनों ही अपने यहाँ के जो एम्बेसडर हैं उनको भी वाशिंगटन या फिर मॉस्को में भेज रहे हैं फॉर फैसिलिटेट अ प्रोडक्टिव डायलॉग। एंड रशियन की जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, या फिर जो मॉस्को का सपोर्ट था साइबर अटैक जो मतलब अमेरिका के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर, ऑयल पाइपलाइंस में, तो उस पर भी एड्रेस किया गया। और ये भी बोला कि नेवलिनी को मतलब अगर कुछ होता है तो हाँ, मतलब एक तरीके से वार्न किया यूएस ने रशिया को। एंड रशिया
टू एंटी अमेरिकन हैड बिकम अ स्टेपल डाइट इन पब्लिक डिस्कोर्स, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई जिनेवा समिट में, और पुतिन को उन्होंने ब्राइट, टफ एंड वर्दी एडवाइजरी बोला, और बाइडेन स्टेबलाइजिंग द रशियन रिलेशन। तो मतलब बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ अदर चैलेंजेस हैं, इन दोनों के जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं वो तो सर्व होंगे ही होंगे, लेकिन इससे दूसरे जो चैलेंजेस हैं जैसे चाइना का चैलेंज, ठीक है, तो वो भी इससे काफ़ी हेल्प करेगा, विच इज़ ऑक्यूपाइंग अ लॉट ऑफ अमेरिकन माइंड स्पेस। सो देयर इज़ इनफ रूम टू नेगोशिएट एग्रीमेंट्स, है ना। जो भी एटॉमिक वॉर होते हैं या फिर न्यू आर्म रेस हैं, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे नेगोशिएशन भी चल सकते हैं। और रशिया ने साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका के चार्जेस जो हैं सही नहीं है, हमने कोई भी साइबर अटैक नहीं कंडक्ट कराए हैं, और हम डायलॉग के लिए ओपन है, कुड लीड टू नेगोशिएशन ऑफ न्यू साइबर नॉर्म्स, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। एंड यूक्रेन और जो मतलब यूरोपियन सिक्योरिटी है, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी भी उनके बीच में कुछ क्लैरिटी नहीं बन पाई है। देन यहाँ पे जो डिग्निटी टू द तो मैं सॉरी, मैं भूल गई मैं कहाँ पे थी, कहाँ पढ़ाया। सो बीच में कॉल आ गई थी तो डिसरप्शन। सो ये जो आर्टिकल है डिग्निटी टू द डिपार्टेड, तो ये जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू लाइफ गारंटी किया गया है, जो जो क्या है, डिग्निटी है, कि आपको राइट टू लाइफ कैसे है, विद डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है आपको, और डिग्निटी इन डेथ भी इसमें आती है, ठीक है। जुडिशरी हैज़ अफर्म दैट इन सेवरल वर्डिक्ट्स में ये कहा है। 1963 में जब क्या था, dignified manner, the Madhya Pradesh High Court ruled that the word person cannot be so narrowly constructed to exclude the dead body of a human being, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, तो इन्होंने भी असर्ट किया था कि फंडामेंटल राइट जो लाइफ है गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या करते हैं, इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि राइट टू डिसेंट बरियल और क्रिमेशन। कोविड-19 बॉडीज, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल, की ऐसी सिचुएशन में कुछ गाइडलाइंस भी थी, जब कोविड डेथ्स जो थी अप्रैल मई में सर्च कर गई थी, तो हमने देखा कि 18th ऑफ मई को लास्ट ईयर 4529 पीपल की डेथ हुई थी, एंड ड्यू टू दिस डिजीज़, एंड इट्स हाइएस्ट सिंगल डे दैट टोल ड्यू टू दिस डिजीज़, ठीक है। और बहुत जो क्रिमेटोरियम्स जो ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड्स, ये फुल हैं, और जो पार्क्स हैं, रिवर बेड्स हैं ना, तो यहाँ पे मास बरियल ग्राउंड्स वो बन गए, और ये डिस्पैरिटी है एग्रीवेटेड द क्राइसिस, और डेड बॉडीज फ्लोटिंग ऑन द गंगा, है ना, ये भी एक डिफाइनिंग साइंस शो करता है कि सेकेंड वेव ने मतलब किस तरीके से ड्रेस्टिकली इतना ज़्यादा मतलब तबाही एक तरीके से ला दी। एंड इन दिल्ली, बेंगलोर, टू ऑफ द वर्स्ट हिट सिटीज़, पीपल रिपोर्टेडली हैड टू वेट फॉर 20 आवर्स, तो उनको 20 आवर्स तक वेट करना पड़ा वहीं पे क्रिमेटोरियम्स ग्राउंड में, बरियल ग्राउंड्स में 20 आवर्स तक वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के लिए वेट कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये इंसेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द डेड एडेड टू द ट्रॉमा ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। WHO ने भी अपने जो गाइडलाइंस है, तो उसमें डेड बॉडी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एडवाइजरी थी वो भी इशू की थी। तो कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने भी प्रोटोकॉल्स उनके लाइन के साथ मतलब अलाइन किए थे गाइडलाइंस के साथ। हाउएवर दिस सिस्टम कोलैप्स्ड इन सेवरल प्लेसेस ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। उत्तराखंड हाई कोर्ट का आपने एक ऑर्डर सुना होगा 2017 का, जो था कि रिवर को उन्होंने लीगल पर्सन एंटिटी का दर्जा दिया है, ठीक है, लीगल पर्सन रिवर को विद कॉरेस्पॉन्डिंग राइट्स। एंड अनडिग्निफाइड जो डंपिंग अगर कोविड-19 डेड बॉडीज़ की रिवर्स में हो रही है, तो ये केवल वही राइट, रिवर्स के ही राइट इन्फ्रिंज नहीं करती है, बट ये ऑल्सो क्या करती है, हमारी जो इकोलॉजी है वाटर बॉडी की, उस पर भी ये काफ़ी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ये डालती है। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड वेव जो इन्फेक्शंस की बताई जा रही है, तो यहाँ पे हमको डेड बॉडी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होने चाहिए, और लीगल बैकिंग भी इसकी होनी चाहिए, ताकि इंश्योर हो सके इकोलॉजिकल पर्पस भी, और हमारी जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन रह सके, है ना। तो मेन यहाँ पे यही ऑथर ने बोला है कि डेड बॉडी शुड नॉट बी अलाउड टू पाइल अप ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन्स। तो गवर्नमेंट को इनकरेज किया है कि आप क्या करो, इलेक्ट्रिक या फिर क्रिमेटोरियम्स, और आप ये कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो, ताकि मास बरियल्स जो हैं ये ना हो, है ना। एंड तो ये सब है, और बाकी जो ये डेटा है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो कंसोलिडेटेड सेंट्रली एंड यूज़ फॉर रेंज ऑफ पर्पसेस, जैसे फोरेंसिक एनालिसिस करना है, जो ट्रेजेडी है उसका किस तरीके का क्या मैग्नीट्यूड है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। हाइजीन प्रोटोकॉल्स जो होने चाहिए वो
फॉलो होने चाहिए, एंड केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दोज हु हैंडल कॉप्स। तो ये सब बातें यहाँ पे कही हैं। राइट टू रिडिकुल, ठीक है, तो राइट टू रिडिकुल ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, तो अभी रिसेंटली क्या केस हुआ था, अभी ट्विटर की तरफ से एक नोटिस गया था, एक कार्टूनिस्ट हैं, उनका नाम है मंजुल, ठीक है, तो इनके ट्विटर अकाउंट को बोला कि आप क्या कर रहे हो, अनलॉफुल और अनसीन है, मतलब जो भी आपका एक्ट है अथॉरिटीज़ की नज़र में, तो आप ये अपने जो कार्टून है, वो जो कुछ कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं, तो उन पे आपको कार्टूनिस्ट मतलब जो अपनी ये आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो नहीं करने हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें बोली थी। आई हैव अर्ज द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टू एक्ट, मंजुल हैज़ बीन ट्वीटिंग हिज एडिटोरियल कार्टून्स। तो ये मई 2009 से ये कार्टूनिस्ट इस वाली स्ट्रीम में है, एंड ही इज़ अ एक्टिव एंड ऑनलाइन प्रेजेंस एज एन न्यूज़ कार्टूनिस्ट दीज डेज। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि किस तरीके से मतलब जो कार्टूनिस्ट हैं, ट्विटर कैसे मतलब बोल रहा है इतने सारे कार्टूनिस्ट को, मतलब और भी सारे लोगों पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, एंड हाउ कैन द होल लॉट कलेक्टिवली कॉज ऑफेंस, है ना, हर्ट सेंटिमेंट्स और थ्रेटन द स्टेट, किस तरीके से वो एक स्टेट को थ्रेटन कर रहा है। So far, citizens organization governments have singled out a cartoon for law breaking and initiated remedial action. The case against the cited cartoon would be argued with detailed analysis. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 2012 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे भी जो कार्टून था, है ना, उनकी टेक्स्ट बुक से, तो उसको डिलीट करने की बात की गई थी, और उस टाइम पे एक कमेटी भी उसके लिए अपॉइंट हुई थी, उन्होंने इंडिविजुअल कार्टून्स फॉर ऑफेंस को एग्जामिन किया था। तो ये एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं कि उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या करो, जो भी अगर क्रिटिसाइज आपको ज़्यादा लग रहा है किसी भी सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर का, तो आप उसको ये बोल रहे हो कि आप उसके कार्टून नहीं बना सकते हो, है ना। द ओनली टाइम द रूलर्स बिकम अल्ट्रा पावरफुल इन इंडिपेंडेंट इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी द सेंसर स्टैम्प्ड आउट कार्टून्स। तो उस टाइम पे भी कार्टून्स को स्टैम्प्ड आउट किया गया था, कार्टूनिस्ट को नहीं। लेकिन अभी सीधा सीधा कार्टूनिस्ट को ही टारगेट किया जा रहा है, और ये बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से यहाँ पे आलोचना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सीधा डायरेक्टली हमको टारगेट किया जा रहा है। और ठीक है, तो ये है। देन यहाँ पे दूसरा आर्टिकल, image taken from video footage shows docking process in space between the Tianhe core module of China space station Jinzhou 12, ठीक है, तो ये है Jinzhou 12 and China space station due to be finished by end 2022 will be the only alternative to the US led international space station which may be retired। 2024 में ये रिटायर्ड हो सकता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, द चाइनीज स्पेस स्टेशन द ओनली अल्टरनेटिव, है ना, 2 decades old international space is being built at a time when the future ऑफ आइसिस, मैंने पहले ही बता दिया था कि 2015 में था, फिर लाइफ टाइम इसका जो था वो एक्सटेंड किया गया 2020, देन 2024 के लिए। अभी यूएस और रशिया के बीच में जो टेंशन है, तो इससे एक तरीके से ये पोटेंशियली चाइनीज़ ने इसको एक अपॉर्चुनिटी मतलब बनाया, और चाइनीज स्टेशन बीइंग द ओनली एक्टिव स्पेस स्टेशन नियर फ्यूचर, दिस कैन गिव बीजिंग ग्रेटर पावर इन शेपिंग नॉर्म्स फॉर नियर अर्थ स्पेस, ठीक है, तो बीजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक माइलस्टोन ये होगा। देन यहाँ पे वही सब है, वो फार्मूला के बारे में पूरा एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, तो आप इसको एक बार डिटेल में देख सकते हो किस तरीके से क्या है। एंड इंडिया स्टिल 43 रैंक ऑन IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। तो IMD क्या है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, जिसमें 64 जो कंट्रीज़ हैं उनको असेस किया जाता है। तो इसमें से 64 आउट ऑफ इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 43, ठीक है, 43 हमारी रैंक आई है। और सबसे टॉप 5 नेशन में जो है स्विट्ज़रलैंड है, देन स्वीडन फ्रॉम 6 लास्ट ईयर, डेनमार्क सेकेंड ईयर पे था, अभी थर्ड नंबर पे आया है, द नीदरलैंड एंड द सिंगापुर फिफ्थ, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट 2020 में ये फर्स्ट पे था सिंगापुर। और एशियन नेशन की बात करें तो सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, UAE एंड चाइना फिफ्थ पे है। तो हम अभी कितने पे हैं, 43rd पे। और ये क्या किया जाता है, country promotes the prosperity of its people by measuring economic well-being through hard data and surveys responses from executive, and this year their ranking exposed the economic impact of the pandemic across the globe. India ने improvement देखी है, India has maintained its position for the past 3 years, but this year it had significant improvements in government efficiency। तो government efficiency वाला जो segment है उसमें हमने significant improvement देखी है।
देखो, राजा परबा जो फेस्टिवल होता है ये उड़ीसा का फेस्टिवल होता है। कहाँ का फेस्टिवल होता है आपने नहीं बताया तो आप देख लो, ठीक है। उड़ीसा का फेस्टिवल होता है, 3 दिन तक ये चलता है। मदर अर्थ, भूमा देवी, वुमेनहुड को सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है। और मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो वुमेन होती हैं, मतलब जो देवी माँ होती हैं, वो क्या करती हैं, मेंसुरेट करती हैं और इस टाइम पे प्रिपेयर करती हैं अपने को, जो फ्यूचर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, है ना, विद द अराइवल ऑफ मानसून, उसके लिए। तो पीपल वर्शिप करते हैं किसकी, भूदेवी की, हु इज़ द वाइफ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। और यहाँ पे डे के मतलब नाम भी हैं। पहले दिन को बोलते हैं पहली राजा, ठीक है। द सेकेंड इज मिथुना संस्कृति एंड द थर्ड इज बहुदाहा और बासी राजा। एंड फोर्थ एंड फाइनल डे इज कॉल्ड वसुमती स्नाना, बाथिंग ऑफ मदर अर्थ, ठीक है, बाथिंग ऑफ मदर अर्थ ये बोला जाता है। 3 डे फेस्टिवल उड़ीसा का फेस्टिवल है। और वुमेन को मतलब हाउस होल्ड वर्क से ब्रेक भी दे दिया जाता है इसमें। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया क्या है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इज टू इनेबल स्टेक होल्डर्स वर्किंग टू ऑक्यूमेंट द कंट्रीज एबिलिटी, ठीक है। जो मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड है सेकेंड वेव के लिए, तो ये प्रोजेक्ट ऑक्सीजन टू, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन जो है, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया, ये चलाया है, ठीक है, इन ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल ज्योग्राफिक रिकॉग्नाइज सदर्न ओशन एज अ ग्लोब्स 5th ओशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने सदर्न ओशियन, वर्ल्ड का 5th ओशियन, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। सदर्न ओशियन इज द ओनली ओशन टू टच 3 अदर ओशियन टू कंप्लीटली इम्ब्रेस अ कॉन्टिनेंट रेदर देन बीइंग इम्ब्रेस्ड बाय देम। और नॉर्दर्न जो लिमिट है इसकी 60 डिग्री साउथ है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड बाय अंटार्कटिक सर्कम polar current that was formed 34 million year ago. The current flows from the west to east around Antarctica. और जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था द टर्म 1937 बिफोर रिपीलिंग इट इन 1953, ठीक है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। और फर्स्ट एडिशन रिलीज़ हुआ था 2010 सितंबर में। हेल्प द स्ट्रेंजर 3 चीज़ों पे होता है रिपोर्ट, कि चैरिटी में कितनी मनी डोनेट की है और स्ट्रेंजर की कितनी हेल्प की है, वॉलंटरी टाइम टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेटेस्ट फाइंडिंग में यही पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है ओनली हाई इनकम कंट्रीज हैं टू रिमेन इन दिस देयर टॉप 10। और इंडिया की 14th, इंडिया जो है 14 मोस्ट चैरिटेबल कंट्री में आ गई है। मोस्ट जनरस कंट्री जो है वर्ल्ड में इंडोनेशिया है। एंड 2016 में दूसरी जो न्यूज़ है, जेआई सर्टिफिकेट मिला है सर्टिफाइड जलगांव बनाना को, ठीक है, जलगांव बनाना विच वाज रजिस्टर्ड विद निसारा निसर्ग राजा कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव, ठीक है। तो जलगांव एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, और इंडिया का जो वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है ये बनाना का है, ठीक है। 25% ऑफ टोटल आउटपुट। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट more than 70% of countries banana production। तो ये इंपॉर्टेंट